देखो दोस्तों, हमने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप तो सीख ली। इसके बाद हमको सीखना है कि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि साहब साझेदारी के आवश्यक तत्व कौन से, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो साहब साझेदारी के जो आवश्यक तत्व हैं वो हमको बहुत अच्छे ढंग से सीखने हैं। देखो दोस्तों, सबसे जो पहला एलिमेंट है किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के बाद या बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए टू एंड मोर देन टू पर्संस। सबसे पहला एलिमेंट ये चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना काफी जरूरी है। पर टू एंड मोर देन टू पर्सन तो होने चाहिए, पर दो या दो से अधिक तो होने चाहिए। पर दो से अधिक कितने? क्योंकि दो से अधिक तो 1,00,000 भी होते हैं, 1 करोड़ भी होते हैं, 1,000 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं। तो साहब दो या दो से अधिक तो होना चाहिए, यह तो क्लियर कि दो होने चाहिए। पर दो से ज्यादा कितने तक हो सकते हैं यह भी सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो बेसिकली 2013 के अंदर 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में। उसमें मेंबर कितने होने चाहिए मैक्सिमम, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो देखो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक तो 2013 के बाद अमेंडमेंट से बाद के अंदर क्या रहा, और एक हम पढ़ेंगे 2013 से पहले क्या था। क्योंकि जब आप भविष्य के अंदर सीएससीपीटी, सीएस फाउंडेशन या कोई भी बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करेंगे तब आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे कि साहब बिफोर अमेंडमेंट 2013 तो कितने मेंबर हुआ करते थे, और आफ्टर अमेंडमेंट 2013 कितने मेंबर हुआ करते थे। 2013 से पहले तो कितने सदस्य होना जरूरी था या कितने हुआ करते थे, और 2013 के संशोधन के बाद कितने होते थे। तो देखो 2013 से जस्ट पहले अगर कोई भी आप बैंकिंग फर्म बनाते थे, बैंक से रिलेटेड फर्म बनाते थे, तो आप मैक्सिमम 10 मेंबर रखा कर सकते थे बैंकिंग तरह की फर्मों पे। और जो आप नॉन बैंकिंग फर्म बनाते थे उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर रख सकते थे। यह कहानी है कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट से पहले की और 2013 के अमेंडमेंट से पहले की। परंतु 2013 में अमेंडमेंट के बाद किसी भी तरह की फर्म में आप 50 मैक्सिमम मेंबर रख सकते हैं। 2013 से पहले अगर आप बैंकिंग सेक्टर की फर्म बनाते थे तो 10 मेंबर, और नॉन बैंकिंग फर्म बनाते थे तो 20 मेंबर। परंतु इंडियन कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2013, भारतीय कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 के बाद आप 50 मैक्सिमम मेंबर रख सकते हैं। परंतु जो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं उसको आपको यहां पर काफी जरूर तरीके से सोच लेना चाहिए जो मैं बात बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप वाला एक्ट होता है। परंतु आप इस बात को याद रखना कि जब हम मेंबर की बात करें तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होकर कंपनीज एक्ट लागू होता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी मेंबर की संख्या के बारे में जिक्र नहीं है, बल्कि इंडियन कंपनी एक्ट जो है, भारतीय कंपनी अधिनियम जो है, वो बताता है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि साहब जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं किसी भी फर्म में, किसी भी साझेदारी फर्म में, उस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज, कि साहब तो फिर हम ये मत सोचना कि साझेदारी पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। नहीं, मेंबर पे पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होकर कंपनी एक्ट लागू होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों।
क्योंकि ये छोटे छोटे जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वही आपको टारगेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर काम में आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि साहब कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन से पहले किसी भी बैंकिंग फर्म में 10 मेंबर होते थे, नॉन बैंकिंग फर्म में 20 मेंबर होते थे, और संशोधन के बाद किसी भी तरह की फर्म में 50 मेंबर होते हैं, और इन पर कंपनीज एक्ट लागू होता है। ये चीज आपको यहां पर सीख लेनी चाहिए दोस्तों। दूसरा कि साहब 2 या 2 से ज्यादा आदमी तो इकट्ठे हो गए, अब क्या करें? तो हम उन्हें कहेंगे कि भैया अब मिलकर आप एक डीड बनाओ। डीड मींस एक अनुबंध तैयार करो। जैसे ही 2 and more than 2% इकट्ठा होंगे तो उनको सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी पे एक डीड बनानी चाहिए। डीड किस तरह की कि उस डीड में हर तरह का जिक्र हो कि हम कितना कितना पैसा लगाएंगे, किस तरह का बिजनेस हम करेंगे, उस बिजनेस का ऑफिस कहां होगा, उस बिजनेस में किस तरह के राइट्स किसके पास होंगे, बिजनेस में किस तरह से प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर तरह की छोटे बेटे जितने भी डिस्कशन हैं वो सारे डिस्कशंस उस डीड में होने चाहिए। इसीलिए 2 and more than 2% इकट्ठा होने के बाद में जो सेकंड एलिमेंट है पार्टनरशिप का वो है डीड। डीड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डीड के पार्टनरशिप आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो डीड होना चाहिए। साहब डीड कैसे हो कि साहब डीड रिटन और ओरल दोनों तरह से हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, बट सेफ्टी बिहाफ से, सेफ्टी के दृष्टिकोण से रिटर्न में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर लिखित में अगर कोई डीड नहीं है तो सामने वाला मुकर सकता है कि कब डीड हुई, तो डीड का होना भी काफी जरूरी है। एक डीड कैसे तैयार होती है इस पे मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा डीड कैसे बनाते हैं, पर वो बाद में अगले दिन जो भी अपना लेसन होगा उसमें बताऊंगा डीड कैसे तैयार की जाती है। देखिए दोस्त, तो सबसे पहला एलिमेंट 2 and more than 2% होना चाहिए, दूसरा डीड होनी चाहिए, और डीड कैसे हो सकती है, रिटर्न और ओरल दोनों तरीके से हो सकती है, बट सेफ्टी बिहाफ से रिटर्न में होना जरूरी है, सुरक्षा दृष्टिकोण से लिखित में होना जरूरी है। कि साहब 2 या 2 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गए, अब डीड भी हो गई, अब क्या करें? बेसिक बात है, डीड किसके लिए की? ट्रेड के लिए, तो अब ट्रेड का होना जरूरी है। तीसरा एलिमेंट होना चाहिए व्यापार, कि साहब 2 and more than 2% इकट्ठा हो, इकट्ठा होने के बाद में डीड हो, और डीड हो के बाद में ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड का मोटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? अर्न टू लॉस होना चाहिए ना, अर्न टू लॉस होना चाहिए, अर्न टू लॉस नहीं, अर्न टू प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी व्यापार नुकसान के लिए नहीं फायदे के लिए किया जाता है। तो ट्रेड का मेन मोटिव होना चाहिए अर्न टू प्रॉफिट, है ना, अर्न टू लॉस मत लिखना, ठीक है दोस्तों। कि साहब 2 and more than 2% हो गए, डीड हमने कर ली है, ट्रेड हम बेसिकली ट्रेड हम कर रहे हैं। अब इस ट्रेड का क्या करें कि साहब इस ट्रेड को चलाना है, इस ट्रेड को रन करना है, तो इसको चलाने के लिए कैसे चलाएं? तो इसको ट्रेड को चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट का होना जरूरी है, वो होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक अभिकरण। म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है, पारस्परिक अभिकरण होना बहुत जरूरी है। कि साहब अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, पारस्परिक अभिकरण क्या होता है? बड़ी छोटी सी बात है दोस्तों, कि मान के चलो हम 3 दोस्त हैं, कहीं बैठे हैं चाय पी रहे हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है और एक बिजनेसमैन। तीनों चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते बिजनेसमैन ने कहा कि दोस्तों अभी जो लोहे का बिजनेस है उसमें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अगर आज हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में ये मान के चलो 1.5 से 2 लाख रुपए तक अपन इसमें कमा सकते हैं। तो डॉक्टर और टीचर ने कहा कि यार वो तो सब सही है, मुनाफा मिल भी सकता है, पैसा लगा भी सकते हैं, पर यार हमारे पास टाइम कहां है? टाइम हमारे पास नहीं है। अब टाइम नहीं है इसलिए हम पैसा लगा भी नहीं सकते, बिजनेस चला भी नहीं सकते। तो बिजनेसमैन ने सलाह दी कि यार तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम पैसा लगाओ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा।
क्योंकि जब हम मिलकर पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप होती यही है कि भाई साथ में मिलकर काम करना। तो तुम अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो तुम इन्वेस्ट करो और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के बदले में मैं तुम्हारे लिए भी मेहनत करूंगा और पैसा कमाकर तुमको दूंगा। तो अगर तीनों ही बिजनेसमैन होते तो मिलकर तीनों चला लेते बिजनेस को, और तीनों अगर बिजनेसमैन नहीं है, तीन में से अगर एक बिजनेसमैन है, दो व्यस्त हैं, तो वो अकेला भी उस बिजनेस को चला सकता है। इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि बिजनेस या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा या सबके लिए किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। बिजनेस रन बाय ऑल ऑफ या एक्ट बाय वन ऑफ देम, कि साहब या तो बिजनेस सबके द्वारा या सबके लिए किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, और इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो साहब 2 एंड मोर देन 2% हो गए, उन्होंने डीड भी लिख ली और ट्रेड भी है और म्यूचुअल एजेंसी भी है कि साहब बिजनेस को चलाना भी है हमको, या तो हम सब चलाएंगे या सबके लिए कोई एक चला लेगा। फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है, आप दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो गए, आपने डीड भी कर लिए, आपने ट्रेड भी कर लिया और बिजनेस चल भी रहा है। तो बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस चलने के बाद में दो ही चीजें होनी चाहिए, या होगी, या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। तो फिर अगला टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि का बंटवारा। कि साहब दो या दो से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गए, हमने एक अनुबंध कर लिया, व्यापार हमारे पास है और व्यापार को हम या तो सब या सबके लिए कोई एक चलाएगा, तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है बेटा जी, जो प्रॉफिट एंड लॉस बंटना है वो बंटना है डीड के अनुसार, जो भी अनुबंध में लिखा होगा कि भैया तेरे को 25%, मेरे को 35% या मेरे को 40%, जो भी उन्होंने डीड में तय किया है या तो वैसे बंटना है, या इन द एब्सेंस ऑफ डीड कि साहब हमने तो डीड में ये बात तय ही नहीं की, तो भैया इक्वल इक्वल प्रोपोर्शनेट में बंटना है, बराबर बराबर अनुपात में सभी के अंदर लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। और ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में याद रखना चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर अगर बैंकिंग की या किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा होता है, तो बहुत से बच्चे लिखते हैं बराबर बराबर, नहीं साहब, अकॉर्डिंग टू डीड, सलेख के अनुसार, अनुबंध के अनुसार ही बंटवारा होता है। हां, बट इन द एब्सेंस ऑफ डीड कि साहब अनुबंध ही नहीं हुआ हो तो इस चीज के लिए फिर भैया बराबर बराबर, यानी कि लाभ हानि का बंटवारा हमेशा डीड के हिसाब से होता है, और अगर डीड में इस चीज का जिक्र नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में फिर बराबर बराबर बांटा जाता है। तो आपको माइंड सेट करके रखना है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि साहब लाभ हानि का बंटवारा होगा, तो आप लिखना अकॉर्डिंग टू डीड, अनुबंध के अनुसार। और वहां पूछा जाए कि साहब इन द एब्सेंस ऑफ डीड कि साहब अनुबंध ही नहीं हो तो इक्वल इक्वल, ये आपको याद रखने वाली चीजें और रखना चाहिए। और लास्ट एलिमेंट जो पार्टनरशिप के लिए चाहिए वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। किसी भी साझेदारी, किसी भी पार्टनरशिप में अगर कोई भी तरह का नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई भी लिमिटेड लायबिलिटीज नहीं है, प्रत्येक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। मान के चलो एक फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर में से 2 इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो बचे हुए पार्टनर की घर की नीलामी करके भी अगर उस पैसे को चुकाना पड़ेगा तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें प्रत्येक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि यहां पर एक असीमित दायित्व होता है। तो यहां पर पार्टनरशिप में एलिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो 6 तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला होना चाहिए 2 एंड मोर देन 2%, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। पर पहले 2013 से पहले बैंकिंग सेक्टर में 10 हुआ करते थे और नॉन बैंकिंग सेक्टर में 20 हुआ करते थे, बट आफ्टर अमेंडमेंट 2013 जो भी फर्म बनेगी उसमें 50 मेंबर होंगे, ये आपको याद रखना है।
और इस पर जो एक्ट लागू होता है वो इंडियन कंपनीज एक्ट लागू होता है, इंडियन कंपनीज एक्ट लागू होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में दो या दो से आदमी इकट्ठे होने के बाद में उनको एक डीड बनानी होगी। डीड रिटर्न और ओरल हो सकती है, बट सेफ्टी भी आपसे हमेशा रिटर्न में होनी चाहिए। फिर उनके पास एक ट्रेड होना चाहिए और ट्रेड का मेन मोटिव होना चाहिए अर्न टू प्रॉफिट, और उस ट्रेड को चलाने के लिए उनके बीच में होनी चाहिए म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस रन बाय ऑल ऑफ या एक्ट बाय वन ऑफ देम। इस बिजनेस या तो सबके द्वारा या सबके लिए किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ आने का बंटवारा साहब अकॉर्डिंग टू डीड होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ डीड, और अगर डीड ही नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शनेट में होता है, और यहां पर प्रत्येक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो दोस्तों ये है आज के लिए ये बेसिक इन्फो जो मैंने बताई आपको पार्टनरशिप की, वो आज ये बताइए। इसके आगे कल थ्योरी अपन इसको पढ़ेंगे कंटिन्यू।